ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे थे और रिफ्लेक्शन में पढ़ रहे थे हम लोग प्लेन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन। और हमने देखा था कि अगर रे जो है इधर से ऐसा कुछ जा रहा है, तो अगर हम जिस मीडियम में से जा रहा है उस मीडियम को म्यू वन बोले थे और जिस मीडियम से जा रहा था म्यू टू। जो अपरेंट डेप्थ या अपरेंट हाइट की बात आ रहा था तो लिख रहे थे म्यू टू बाई इंटू एक्चुअल डेप्थ। इसी पे बेस्ड हम लोग का चल रहा था लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड देखते हैं लेटरल शिफ्ट ग्लास स्लैब। ठीक है, ठीक है, ग्लास स्लैब किसको कहते हैं? तो अगर हमारे पास एक ग्लास हो, ठीक है, ऐसा पैरेलल सरफेसेस है, क्यूबॉइडल शेप का हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास का एक स्लैब है। ठीक है, कभी देखे होंगे कि टेबल के ऊपर कभी रखा होता है, ऑफिस में जनरली टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा होता है, तो उसी चीज की बात हो रही है। या फिर ग्लास का विंडो कुछ भी हो, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके थिकनेस को हम लोग पी बोलेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इस सरफेस से अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, तो यहां से अगर रे आ रहा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर इधर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि रे जो है इस सरफेस में इन भी कर रहा है और दूसरे सरफेस से बाहर भी जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो बाहर निकल रहा है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखो तो दोनों सरफेस पैरेलल है, तो ये भी आर और ये भी ई होगा। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड सरफेसेस पे देखें, चेक करें, तो आर आर सेम है तो आई भी ई के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे साइन आई, स्नेल्स लॉ, म्यू साइन आर। और इस सरफेस पे लिखेंगे तो लिखेंगे म्यू साइन आर इक्वल टू साइन ऑफ ई। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि ये वाला चीज दोनों में कॉमन है, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि साइन आई जो है साइन ई के बराबर है, इसका मतलब आई जो है ई के बराबर है। ठीक है, यानी कि अगर पैरेलल सरफेसेस हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। यानी ई बोल रहे हैं, यानी कि उसको बोल रहे हैं हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये चीज है। एक चीज और यहाँ पे अगर ध्यान दें, जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों जो एंगल्स हैं ई और आई, यानी कि अगर हम इसको बोल रहे हैं ई आई और इसको बोल रहे हैं ई और आई जो है आपस में बराबर है। ठीक है, अगर आई और ई आपस में बराबर है तो ध्यान से देखो कि ये वाला रे जो कि जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों जो है ये दोनों पैरेलल सरफेसेस से सेम एंगल बना रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ये रे 1 और ये रे 2, यानी कि इंसिडेंट रे जो होगा वो पैरेलल टू इमर्जेंट रे होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमको ये दिख रहा है कि ये जो दोनों रेज हैं आपस में पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये एंगल पाई बाई 2 माइनस आई है, सेम एंगल यहाँ पे भी है पाई बाई 2 माइनस ई, और आई ई के बराबर है। तो दोनों पैरेलल सरफेसेस से अगर रे सेम एंगल बनाते हैं तो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। यहाँ से हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे जो होगा
पैरेलल टू इमर्जेंट रे होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, पैरेलल टू इमर्जेंट रे होगा। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये रे जो है इस रास्ते से जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से गया तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो ये जो शिफ्टिंग है, जिसको हम लोग बी से लिखते हैं और इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और वो कितना होगा वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि बी के बराबर होगा। इसका नाम दे दे रहे हैं ए और इसका नाम दे दे रहे हैं बी। ठीक है, ये जो थिकनेस है ये टी है। ये एंगल अगर हम ध्यान से देखें तो हमको आर मिलेगा। तो ध्यान से देखो फ्रॉम फिगर कि टी जो है उसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ आर। ध्यान से देखो तो ये ए बी लेंथ हो गया, कॉस आर जो है टी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, ए बी का लेंथ जो कि टी बाई या टी से आर लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको ये बी चाहिए। तो इस ट्रेंगल में ध्यान से देखो, ये वाला उस ट्रेंगल में, यानी कि जो हम ये एरो लगा रहे हैं इस ट्रेंगल की बात करें तो वहां पे हमको दिख रहा है अगेन बी इजकल टू ए बी साइन ऑफ, अगर हम इस एंगल को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल ध्यान से देखो तो हमको आई माइनस आर दिख रहा है। तो लिख सकते हैं आई माइनस आर। ए बी का वैल्यू पता है तो बी इजकल टू टी सेकार साइन ऑफ आई माइनस, यानी अगर हमसे पूछेगा तो ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं। आई और आर पता होगा, सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एंगल बहुत छोटा हो, ठीक है, आई बहुत छोटा होगा तो आर भी बहुत छोटा होगा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा है, यानी कि आई इज वेरी स्मॉल, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि आर भी जो होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, और फॉर ए स्मॉल एंगल हम लोग जानते हैं साइन ऑफ थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग थीटा लिखते हैं, एंड कॉस ऑफ थीटा या फिर सेक ऑफ थीटा हो इसको 1 लिखते हैं। तो हमारे दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू टी इंटू आई माइनस आर। ठीक है, अगेन ऑल्सो, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ अगर लगाएं, स्नेल्स लॉ से क्या लिख सकते हैं कि साइन आई जो है वो म्यू साइन आर के बराबर है। एंगल छोटा है तो आई को हम म्यू आर लिख सकते हैं। इसको अगर हम इसमें पुट करें आर को आई बाई म्यू, तो बी इक्वल टू हमको मिल जाएगा टी आई 1 - 1 बाई म्यू। ठीक है, यानी कि ये जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको रेडियन में पुट करना होगा। ठीक है, डिग्री में नहीं, रेडियन में, क्योंकि ये जो वैल्यू है साइन थीटा को थीटा ये रेडियन में रखते हैं तभी होता है। तो बी को हम लोग इतना लिख सकते हैं, जो है लेटरल शिफ्ट है, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो रे है कितना डिस्प्लेस करा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है तो इसको याद रखना है। एक चीज है लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है, लेटरल शिफ्टिंग ये क्या है, लेट से कि हमारा ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये कोई एक लाइन है, इससे परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो जो रे जाएगा ऑब्जेक्ट से ये ऐसा जाएगा। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इधर की तरफ बेंड होगा, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। तो हमको दिख रहा है कि जो फाइनल इमेज है
वो इधर कहीं बन रहा है, यानी कि अगर हम इधर से देखेंगे तो हमको इमेज यहाँ दिखेगा ऑब्जेक्ट का। तो ये जो शिफ्टिंग है, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग लेटरल शिफ्टिंग। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है अवे गया है, यानी कि इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो फर्स्ट सरफेस से इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो ये फर्स्ट जो सरफेस है, यानी कि ये लाइन जो है बेंड किया है, तो उसको अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो आके इस लाइन को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि अगर एक रे इधर से ले गए होते तो सीधा ही गया होता, तो इसलिए हम लोग ऐसे देख रहे हैं। तो हमको एस फाइंड करना है, इसका थिकनेस टी दिया हुआ रहेगा। लेट से कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से डी दूरी पे है। अगर वो डी दूरी पे है तो इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट सरफेस, इसको बोल रहे हैं सेकंड सरफेस। तो फॉर फर्स्ट सरफेस का अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे रे जो है एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में जा रहा है, तो हम उसके लिए लिखेंगे डी एपरेंट इक्वल टू म्यू टू, यानी कि म्यू बाई 1 इंटू डी। यानी कि ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, म्यू इंटू डी आ गया। ये डी एपरेंट है। अब हम आते हैं सेकेंड सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस के लिए सेकेंड सरफेस के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है ये रे आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इस ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए अगर एपरेंट लिखेंगे, डैश कर देते हैं, तो ये एयर में जा रहा है, म्यू से टोटल डिस्टेंस, तो म्यू डी प्लस टी, ये चीज। तो हम फिगर से देख रहे हैं कि एस जो है हमारा, ध्यान से देखो, तो एस जो है ये आया हमारा डी ए डैश। ठीक है, तो जो एस है वो डी प्लस टी माइनस डी ए डैश है। तो रख लो डी प्लस टी माइनस डी ए डैश, यानी कि 1 बाई म्यू, म्यू डी प्लस टी। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं तो टी 1 माइनस 1/म्यू हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आया लेटरल शिफ्ट। ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेटरल शिफ्टिंग और लेटरल डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो रे है वो कितना डिस्प्लेस हो गया। पैरेलल पहले था, यानी कि इसका रे जो है सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब सीधा नहीं जाके कुछ डिस्प्लेस हो गया है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल शिफ्टिंग यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रहा है, यानी कि इमेज में जो शिफ्टिंग आ रहा है उस चीज को बोलते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट। ठीक है, ये कितना आ रहा है, टी 1 माइनस 1/म्यू। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। लेट से कि इसका म्यू जो है 3/2 है और थिकनेस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इधर से देख रहे हैं, तो शिफ्ट कितना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एस इक्वल टू टी। टी कितना है 15, 1 माइनस 1 बाई, तो ये हो जाएगा 3/2, 2/3 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी एक ग्लास स्लैब सिर्फ दिया है और उससे सिर्फ पूछ रहा है, तो हम टी 1 माइनस 1/म्यू बोलेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो उसके लिए यहाँ ध्यान से देखो, तो अगर कम है तो शिफ्ट इंटू आई है, यानी टी इंटू आई 1 माइनस 1/म्यू। अगर एंगल सफिशियंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब यूज किया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलेगा 4 डिग्री है 3 डिग्री है तो नीचे वाला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे से दे दे हमको, एक सरफेस ना दे के हमको 2-3 दे दे। ठीक है, बोलेगा ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है
ये μ1 μ2 μ3। तो इस केस में अगर हमको शिफ्टिंग फाइंड करना होगा तो टोटल शिफ्ट जो होगा एस इक्वल टू बोल रहे हैं तो S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा, यानी कि तीनों जो हमारे सरफेसेस हैं उसको हम लोग ऐसे अलग अलग एज्यूम कर लेंगे और तीनों से जो शिफ्ट आ रहा है उन तीनों का शिफ्ट को जोड़ देंगे, यानी कि फर्स्ट के लिए T1 1 माइनस 1 बाई μ1, सेकेंड के लिए T2 1 माइनस 1 बाई μ2, थर्ड के लिए T3 1 माइनस 1 बाई μ3। ऐसे जितना भी दिया रहेगा उसके लिए हम लोग सारा जोड़ते जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, तो जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर हमको मिले, यहाँ पे वाटर है, इसके ऊपर ऐसा वायल है, ठीक है, ये हाइट हम बोल रहे हैं h1, ये h2 μ1 μ2। बोले कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बॉटम पे, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कहाँ पे, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको कहाँ दिखेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है एकदम बॉटम पे ही दे रखा है, बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो कहाँ पे हमको दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लोकेशन से हमारा कोई लेना देना है नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, उससे कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ डायरेक्टली निकालेंगे शिफ्ट वाटर के लिए, तो ये आ जाएगा H2 1 माइनस 1 बाई μ2 एंड शिफ्ट फॉर ये वायल है, ये वाटर है, शिफ्ट ऑफ वायल अगर निकालेंगे तो लिखेंगे H1 1 माइनस 1 बाई μ1, यानी कि टोटल शिफ्ट जो आ गया इतना आ गया, यानी कि ध्यान से देखो तो H1 प्लस H2 माइनस H1 बाई μ1 प्लस H2 बाई μ2, ठीक है। ये शिफ्ट आया, यानी कि इसका जो इमेज है इधर की तरफ कहीं यहाँ शिफ्ट करा है और ये डिस्टेंस हमको मिला है। तो हमको कभी कभी टॉप सरफेस से अगर ये डिस्टेंस d पूछा जाए तो d इक्वल टू क्या होगा, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको दिख रहा है H1 बाई μ1 प्लस H2 बाई μ2, यानी कि अगर टॉप सरफेस से पूछेगा तो टॉप सरफेस से टोटल हाइट में से ये शिफ्ट को हम घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये चीज याद रखे तो कैलकुलेशन आसान होगा, नहीं तो हम लोग इसमें दोनों सरफेसेस से रिफ्लेक्शन लेकर फिर सॉल्व कर, ठीक है। यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम उससे ऐसे निकाल सकते हैं। और एक चीज नोट करके लिख लो कि अगर हमारे पास ऐसा ये स्लैब है, अगर रे ऐसे जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो इसमें शिफ्टिंग किधर की तरफ होगा, तो हमेशा याद रहे कि अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, इमेज, यानी कि शिफ्ट हमेशा, यानी कि शिफ्ट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पे भी बोल दिए कि रे जो है ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो शिफ्ट ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी देखो ऑब्जेक्ट इधर है तो ये शिफ्टिंग इधर ही आया है, ठीक है, यहाँ फिगर से देख रहा है कि शिफ्टिंग आगे की तरफ ही है, यानी कि हमेशा शिफ्टिंग कैसे भी रे हो हमेशा किधर की तरफ होगा, तो इंसिडेंट रे की तरफ ही शिफ्ट होगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक ग्लास स्लैब है तो ग्लास स्लैब पे जो इंसिडेंट रे होगा वो शिफ्ट करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ था अब ऑब्जेक्ट कहीं और बनेगा, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं उसका इमेज जो है दिखेगा हमको कहीं और दिखेगा और वो शिफ्टिंग किधर की तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि सरफेस पे जिधर इंसिडेंट रे हो रहा है उधर ही डायरेक्शन चेंज होगा। ध्यान से देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था
कि अगर यहाँ पे बॉटम पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो रे है इधर की तरफ गया था, ऐसा गया था, एक को हम परपेंडिकुलर ले गए थे और बोले थे कि इमेज यहाँ बने, तो ये हम डी एपरेंट फाइंड किए थे, ठीक है। ये डी एपरेंट है और ये जो है वो शिफ्ट है। तो ध्यान से देखो, ये अगर म्यू है, ये म्यू वन हम बोल रहे हैं, ये म्यू टू है, ठीक है। तो एयर बोल देते हैं इसको, इस मीडियम में तो जा ही रहा है, तो एयर, ये म्यू है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी जो फाइंड किए थे वो आया था 1/डी, ठीक है। अगर ये जो डिस्टेंस डी है तो ये शिफ्ट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस 1 - 1/μ यानी कि डी, ठीक है। ये एस जो है डी 1 - 1/μ आया, तो डी ए ध्यान से देखो तो और कुछ नहीं, डी माइनस एस है, जो कि हमको दिख रहा है डी/म्यू, ठीक है। यानी कि जो चीज हम लोग पहले पढ़े हैं उसी का ये दूसरा रूप, यानी कि हम नीचे से एस देख रहे हैं तो थिकनेस इंटू 1 - 1/μ, और ऊपर से देख रहे हैं तो डी ए लिख रहे हैं μ2/μ1 करके। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा ऊपर कीजिएगा ना स्क्रीन एक बार। और नहीं सर, ठीक है, हो गया। टोटल रिफ्लेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कहा जाता है। TIR क्या होता है वो चीज समझते हैं। क्लेट से कि अगर हमारा कोई रे है, इधर से जा रहा है, इस पॉइंट ओ से रे जा रहा है, ये जो μ1 है ये μ2 है, μ1 जो है ग्रेटर देन μ2 है, यानी कि ये डेंसर है और ये रेयरर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक रे ले जा रहे हैं, नॉर्मल ले जाएंगे तो सीधा सीधा पास कर जाएगा, किसी एंगल पे ले जाएंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रे है ऐसा हो जाए, यानी कि इस केस में जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे जो एंगल आई बनता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल किसको कहेंगे, यानी क्रिटिकल एंगल वो एंगल होगा जिस इंसिडेंट एंगल पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अब अगर हम यहाँ से कोई रे ले जाते हैं, ठीक है, अगर अब हम कोई ले गए, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है आई वो ग्रेटर देन थीटा सी है, तो ये अब रे जो है अब इधर की तरफ आ जाता है, बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये फिर से थीटा सी पे ही इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि मीडियम ऊपर नीचे अलग है, सरफेस भी है, लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज्यादा कर दिए, ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल रे था अब वो रिफ्लेक्टेड होकर नीचे की तरफ आ रहा है और टोटल रे रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन क्या होगा, हमको दो कंडीशन दिख रहे हैं, कौन सा, कि रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये पहला कंडीशन है कि डेंसर से अगर रेयर में नहीं जाएगा तो रे जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल होते होते रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सेकेंड केस, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि एंगल आई जो है शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि जो एंगल आई है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल किसको कह रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। थीटा सी is angle of incidence at which
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री जिस इंसिडेंट एंगल के लिए हो रहा है उस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से ज्यादा कर दें तो वो एंगल जो होता है फिर से सेम मीडियम में ही वापस आ जाता है और उस फिनोमेनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो बहुत जगहों पे इसका एप्लीकेशंस है। जैसे सबसे पहले हम बोल रहे हैं मिराज फॉर्मेशन। ठीक है, मिराज क्या होता है कि सुने होंगे कि अगर बहुत ही गर्म जगह हो यानी कि रेगिस्तान लेट से, तो रेगिस्तान में क्या होता है कि सैंड जो होता है बहुत ही दोपहर के टाइम में हीटेड हो जाता है और आदमी लोग जाते हैं, दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है। बहुत दूर से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो वहां पे हमको लगता है कि पानी है, कोई पेड़ होगा तो लगेगा कि पानी है, लेकिन जब हम नजदीक जाते हैं तो हमको पानी नजर नहीं आता है। ये फिनोमिनन जो है बीच वाले रोड पे यानी कि वो जो ब्लैक कलर का रोड होता है उस पे भी दिखता है गर्मी के सीजन में। यानी कि अगर हम बहुत ही पेड़ ओड़ नहीं है, बहुत गर्म है, तो हम अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो दूर देखते हैं तो हमको लगता है रोड पे पानी बिखरा हुआ है, लेकिन पास जाते हैं तो हमको कोई पानी नजर नहीं आता है। तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग मिराज फॉर्मेशन। कैसे होता है? लेट से कि यहाँ पे हमारे पास पेड़ है, हम ठीक है, डिजर्ट है, बहुत दूर खड़े हैं, इधर ये सैंड है। सैंड है तो सैंड के पास का जो टेम्परेचर T1 और इसके ऊपर का टेम्परेचर T2 बोल रहे हैं, तो T2 जो होगा T1 से कम होगा। यानी कि यहाँ का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 बोल रहे हैं तो म्यू2 जो होगा वो ग्रेटर देन म्यू1 होगा, क्योंकि म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है घटता है। तो अब सोचो कि यहाँ से एक रेज गया, बहुत दूर ट्रेवल करना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ कोर्स क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो ये रे जो है ऐसा बेंड होते हुए आंखों पे आता है। और आंख क्या रीड करता है कि रे जो है जरूर ऐसा सीधा गया होगा, इसके आंख पे ऐसा सीधा आया होगा, यानी कि इसका जो इमेज हमको दिखता है वो ऐसा एक इमेज दिखता है। ठीक है, यानी कि इमेज दिख रहा है। अब हमारा माइंड क्या रीड करता है कि अगर इसका इमेज नीचे दिख रहा है यानी ऑफ कोर्स वहां पे क्या होगा, पानी हो, लेकिन हम नजदीक जाते हैं तो हमको वहां कोई पानी नहीं मिलता है। तो इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है कि कभी देखे होगे बस ट्रेन ये सब में भेजता है, ठीक है, ऐसा व्हाइट कलर का फाइबर्स रहता है, बटन ऑन करता है तो लाल पीला हरा जलने लगता है। तो वही जो एक फाइबर है उसको हम बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है। होता क्या है उसमें, लेट से कि ये हमारा सिलेंड्रिकल फाइबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई रे को इंसिडेंट भेजे तो ये रे जो है ऐसा गया, अगर ये एंगल यानी कि बाहर का मीडियम है ये अंदर है, तो बाहर का कम होना चाहिए, तो ये एंगल अगर थीटा सी से ज्यादा हो जाए तो ये रे जो है अंदर ही रिफ्लेक्ट करता रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा रिफ्लेक्ट करता रहेगा। अगर ये ट्रांसपेरेंट हुआ, बाहर से देखेंगे तो ये हमको चमकता हुआ दिखेगा। एक्चुअली में ये यूज होता है सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस वेव को अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर ये जो फाइबर गया, जो इंसिडेंट रे अंदर गया वो अंदर ही टीआईआर कर रहा है, अंदर ही टीआईआर करता हुआ
ये जो दूसरा एंड है वहां पे हमको मिल जाएगा, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया। जो भी सिग्नल था, इंफॉर्मेशन था, हमको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया, तो इसमें हम बोलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है। थर्ड, डायमंड्स। ठीक है, डायमंड्स जो स्पार्क करता है, तो स्पार्क करने का रीजन होता है कि हम उसको एक स्पेशल शेप में कट करे होते हैं। जैसे देखे होंगे कि मोस्टली जो है इस तरीके का दिखाया जाता है, हेक्सागोनल शेप में कट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा शेप में कट करने का पर्पस यही होता है कि जो रे अगर कहीं से इन हुआ तो अंदर ही टीआईआर करता रहे, ट्रैप हो जाए। और जो रे है अंदर ही ट्रैप कर गया, और अगर हम बाहर से देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमको स्पार्किंग करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो टीआईआर का कंसेप्ट ही हमारा डायमंड्स में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है हमारे टीआईआर का। इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे लेट से कि यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब है, ये जल रहा है। अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमको कैसा सरफेस दिखेगा बाहर? पानी के अंदर है, नीचे पानी है, वाटर है, लेट से वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऊपर एयर है, वाटर के अंदर में बल्ब जल रहा है, तो हम बाहर से देखेंगे तो कैसा शेप दिखेगा बताओ ऊपर? हम्म, हेलो, यस सर। कैसा शेप दिखेगा? एक समय जब आएगा, लेट से कि रे गया और ये ऐसा हो गया, इसके बाद वाले रे हमारी आंखों पे पहुंचेगा क्या बताओ? इसके नो बाद सर। कोई रहेगा वो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, वैसा ही इधर की तरफ भी हुआ होगा, ऐसा हो गया। ये जो है हमारा ऊपर वाला सरफेस प्लेनर है, तो ऐसा हमारा गोलाकार शेप बना होगा, बना होगा। यानी कि ऊपर जो हमको दिख रहा होगा एक ऐसा शेप दिख रहा होगा, सर्कुलर। यानी कि अगर हम अंदर में बल्ब जलाते हैं तो हमको ऊपर जो दिख रहा होगा वो सर्कुलर दिख रहा होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से h हाइट नीचे रखे हैं तो फाइंड एरिया, ठीक है, तो सर्कुलर रीजन का जो हमारा बोल रहे हैं कि सर्कुलर रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये h है, तो अगर हम उसकी ये रेडियस फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस है, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल अगर थीटा सी है तो ये भी एंगल थीटा सी होगा। ठीक है, तो tan थीटा सी हमको दिख रहा है इक्वल टू r बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से हमको रेडियस मिल जाएगा r इक्वल टू एच ऑफ tan थीटा सी। ठीक है, अब ये थीटा सी में हम और कुछ निकाल सकते हैं क्या म्यू के टर्म में? तो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके लिए स्नेल्स लॉ अगर यूज करें तो हमको क्या मिलेगा? म्यू साइन थीटा सी इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि r 90 है, साइन 90 1 होता है, तो यहाँ से साइन थीटा सी या फिर थीटा सी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ठीक है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑल्सो सिंस साइन थीटा सी जो होता है वो 1 बाई म्यू होता है, यानी कि अगर एक ट्रेंगल हम ऐसा माने
तो ये म्यू है, ये थीटा है, तो ये 1 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो tan थीटा सी हम फिगर से बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हम इतना लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि एरिया, दिस इम्प्लाइज दैट कि एरिया अगर निकालना हो तो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो अगर रे को हम अंदर रखते हैं तो बाहर जा रहा है, तो टीआर हो रहा है, तो इसलिए चारों तरफ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट पे हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऊपर का जो सरफेस दिखेगा वो स्फेरिक सर्कुलर दिखेगा। कभी कभी इस कोन का वॉल्यूम भी निकालने पूछा जाता है। तो वॉल्यूम पूछेगा, कोनिकल शेप बन रहा है तो वॉल्यूम पूछेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एरिया निकल गया तो 1/3 इंटू एच से मल्टीपल कर देंगे, वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, सवाल ये है कि यहाँ से हम कोई भी एक रे को इंसिडेंट करते हैं, लेट से किसी भी एंगल पे, तो हमको पूछ रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट irrespective एंगल अल्फा रे सोज टीआईआर। ठीक है, यानी कि हम किसी भी एंगल पे हम अंदर फेंके रे को, ये टीआईआर शो करे, तो उसके लिए म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। ट्राई करो। हो गया। ये एंगल आर आएगा, ये एंगल 90 माइनस आर आएगा, यानी कि फॉर यहाँ पे टीआईआर होने के लिए ये जो 90 माइनस आर है शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, यानी कि आर शुड बी लेस देन 90 माइनस थीटा सी। ये कंडीशन आ रहा है। अब इसी पे सोचना है, आर जो है लेस देन 90 माइनस थीटा सी होना चाहिए।
अब स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, ठीक है, यहाँ पे तो साइन अल्फा इजकल टू म्यू साइन आर, ठीक है, यानी कि सिंस r इज लेस देन 90 माइनस थीटा सी है, हम दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो साइन r इज लेस देन साइन 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन r इज लेस देन साइन 90 माइनस थीटा सी कॉस थीटा सी हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ म्यू से मल्टीपल कर दे तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, म्यू ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ म्यू साइन आर जो है साइन अल्फा है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज लेस देन म्यू कॉस ऑफ थीटा सी, ठीक है, हमको म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस थीटा सी को भी हम म्यू के टर्म में बोल सकते हैं। तो सिर्फ साइन थीटा सी जो था 1/म्यू था, तो हम कॉस थीटा सी क्या बोल सकते हैं, नीचे तो म्यू ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हमको दिख रहा है कि साइन ऑफ अल्फा इज लेस देन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो हमको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। हमको म्यू का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू के लिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, फॉर मिनिमम म्यू, ठीक है, अल्फा शुड बी साइन स्क्वायर अल्फा शुड बी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इसलिए करें क्योंकि बोल रहा है कि वो इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फा, यानी कि अल्फा का कोई सा भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो होना चाहिए म्यू का वैल्यू टीआईआर शो करे, इसलिए हम इसको मैक्सिमम रख रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, यानी कि म्यू का मिनिमम वैल्यू √2 आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट को याद रखना है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम किए क्या है, फिजिक्स बहुत कम है, मैथ्स ही है, और दिख रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर मैथ्स ही यूज कर रहे हैं। जो है टेंसर टू एरर जा रहा है, तो केस में एंगल ऑफ डेविएशन से कि ऐसा है टू डेंसर जा रहा है, यानी कि यहाँ से हम लेट से खेल रहे हैं, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसा जाएगा, इसको जाना था इधर, गया इधर, तो इस केस में ये जो एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई होगा और ये टोटल एंगल आर है, तो ये हमको दिख रहा है आर माइनस आई, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का केस है, तो हम यहाँ से डेल्टा देख रहे हैं, तो डेल्टा आ रहा है आर माइनस आई। ड्यूरिंग टी आई आर, अगर टी आई आर होगा तो क्या होगा, टी आई आर के दौरान हम देखेंगे तो ये रे इधर ही आ गया, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई बनेगा, एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो इस केस में अगर हम डेविएशन की बात करें तो ये डेविएशन आ रहा है पाई माइनस 2i, ध्यान से देखो तो ये आ रहा है पाई माइनस 2i, तो हमको इस केस में अगर एंगल ऑफ डेविएशन देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि ये जो आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन r माइनस आई है एंड पाई माइनस 2i है, इफ i इज लेस देन थीटा सी,
if I is greater than theta c। ठीक है, इक्वल टू भी रहेगा तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस आई। ये चीज आ रहा है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट केस में, इस केस में अगर हम डेल्टा मैक्स की बात करें तो आर मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस आई, क्योंकि जब थीटा सी के बराबर आई होगा तो ये थीटा सी हो जाएगा, तब जाके जो है मैक्सिमम आर आएगा 90 डिग्री। इस केस में मैक्सिमम आई जब कितना हो, थीटा सी से जस्ट ज्यादा, यानी डेल्टा मैक्सिमम जो है घट रहा है पाई से, तो पाई माइनस 2 थीटा सी के आसपास हो। ठीक है, तो इसका कर्व अगर हम बनाएंगे तो ऐसा जाएगा, इधर की तरफ डेल्टा रख रहे हैं, इधर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रख रहे हैं। ध्यान से देखो, फर्स्ट अगर हम इसको बोल रहे हैं कि थीटा सी है, आई इक्वल टू थीटा सी है, तो इस केस पे ये जो है आर माइनस आई है, आर को हम लोग लिख सकते हैं, तो हमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा के हम लोग आर को हटा सकते हैं, यानी कि म्यू साइन आई इक्वल टू साइन आर, तो हम आर को रख सकते हैं कि म्यू इंटू आई होगा, तो म्यू इंटू आई रखेंगे तो आई म्यू माइनस 1 हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन कर्व आता है और ये कर्व हमको याद रखना है, यानी कि यहाँ से अगर देखें तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा सी, ये भी थीटा सी पे ही है, लेकिन ये जो वाला वैल्यू जो है ज्यादा है इससे, यानी कि डेल्टा मैक्स डैश जो है ग्रेटर देन डेल्टा मैक्स, ऐसा आता है इसका कर्व। ये तो ये ऐसा है, ठीक है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। ये जो है स्ट्रेट लाइन का कर्व दिख रहा है ऐसा, ये वाला वैल्यू कितना है, तो पाई माइनस 2 थीटा सी। ठीक है, तो इसका डेविएशन का जो हमारा कर्व आएगा ऐसा आएगा। हम वहां पे आर को रिप्लेस आर बाई साइन इनवर्स म्यू ऑफ साइन आई, ठीक है, इसमें रख के करते हैं तो ऐसा कर्व जाता है। तो इनवर्स ये सब बड़े नहीं हो तो डायरेक्ट कर्व याद रखना है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ये जो है कब है, सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, 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 हेलो।